दोस्तों नमस्कार। स्टडी स्पार्क चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025-26 का जो आयोजन 6 दिसंबर से जिन परीक्षाओं का आयोजन होने जा रहा है, इसके लिए हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व में जो शिक्षक भर्ती संबंधित परीक्षाएं संपन्न कराई गई हैं, उनमें सामान्य अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। जो आने वाली जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होंगी उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। हम प्रश्नों की सरल व्याख्या करने के साथ साथ वर्तमान में जो करंट अफेयर के प्रश्न उस समय पूछे गए थे उनकी आज वर्तमान में जो स्थितियां हैं उनके अनुसार हम उनकी व्याख्या करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले हम एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 का सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र हल कर चुके हैं। कल हमने यूपीपीसीएस जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 का पेपर हल किया था। इसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2015 का हल प्रश्न पत्र की व्याख्या करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि की लक्षित दर वृद्धि दर क्या थी? ये 4% थी। उस समय जब ये प्रश्न पूछा गया तो 4%, इसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि की लक्षित वृद्धि दर 4% थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वर्षों में से किसमें कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों की सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि दर सबसे कम थी? तो उस समय के दौरान इसमें 2008-9 में जो जीडीपी में समृद्धि दर सबसे कम 2008-9 में थी। वर्तमान में अगर पिछले में देखें तो 2024-25 में जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र जो कि कृषि से जुड़ा होता है उसमें योगदान 16% का है। तो वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 16% है। अगर इसमें वृद्धि की बात देखें तो 2023-24 से कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में 5% की वृद्धि हुई। तो ये करंट का डाटा है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्लिंट कांच की, ये विज्ञान से प्रश्न पूछा गया। फ्लिंट कांच की एक जड़ जब कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2 में डुबोई जाती है तो प्राय अदृश्य हो जाती है, क्योंकि इनका जो अपवर्तनांक है यानी फ्लिंट कांच का जो अपवर्तनांक वही है जो कार्बन डाइसल्फाइड का। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कपड़ों को नील लगाया जाता है। तो कपड़ों को नील इसलिए लगाया जाता है क्योंकि नील एक तरह का डाइज है, रंजक है, और जो पीले रंग का पूरक है। तो इसलिए इसमें रंग लगाया जाता है, नील लगाया जाता है, क्योंकि सूती कपड़ों में पीलेपन से निजात पाने के लिए ये प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक फोटॉन है तो प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटम जो फोटॉन कहलाता है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। दोस्तों कम समय में हम जो प्रश्न सामान्य अध्ययन से पूछे गए हैं उनकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। समस्थानिक रखते हैं, क्या रखते हैं? समान परमाणु क्रमांक रखते हैं, द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक समान रखते हैं, समान अवोगाद्रो संख्या रखते हैं, या फिर समान द्रव्यमान संख्या रखते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु की परिभाषा हो जाएगी, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है वह समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन ग्रंथ जो कल्पसूत्र है इसके लेखक कौन है? तो भद्रबाहु। ये जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के लेखक के लगभग 4वीं शती ईसा पूर्व में इसका जो है रचना हुई थी। इसकी रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है। राजतरंगिणी की रचना हुई थी। तो राजतरंगिणी की रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजतरंगिणी के जो लेखक हैं कल्हण, ये कश्मीर का शासक जयसिंह का इनके जो है समकालीन थे। उसी के शासनकाल के दौरान इन्होंने 1148 से 1149 ईस्वी में कल्हण ने अपनी महान कृति राजतरंगिणी को पूरा किया। और इम्पोर्टेंट प्रश्न में ये हो जाएगा कि राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो 8 तरंग और 8000 श्लोक हैं। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था, जबकि गांधी जी का वहाँ पर अन्य जो लोग थे JP कृपलानी इत्यादि लोगों के द्वारा उनका स्वागत किया गया, सहयोग किया गया, जो जिसे चंपारण सत्याग्रह कहते हैं।
जबकि एन जी रंगा के द्वारा गांधी जी के इस चंपारण निमंत्रण को, चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया गया। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। इसमें दिया भी है कि गांधी जी के साथ जो जिन लोगों ने सहयोग किया था उसमें जे बी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रूज, अनुग्रह नारायण सिंह और राज किशोर प्रसाद तथा HS पोलाक इत्यादि ने इनका सहयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन गदर दल से संबंधित नहीं था? तो लाला हरदयाल संबंधित थे, रामचंद्र संबंधित थे, भरतुल्ला संबंधित थे, खुदीराम बोस जो है ये गरम दल से संबंधित नहीं थे। तो इसमें दिया है 1913 में सोहन सिंह भाखड़ा ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी और इसी संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला था। खुदीराम बोस जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे कम उम्र में फांसी की सजा प्राप्त करने वाले क्रांतिकारी थे, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के दौरान। अगला प्रश्न देखते हैं, गोविंद सागर जलाशय स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है गोविंद सागर जलाशय। ये भाखड़ा बांध के पीछे एक जलाशय है जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला देखते हैं, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है। नाथुला के साथ जेलेपेला दर्रा भी सिक्किम राज्य में है। और नाथुला दर्रा के द्वारा ही भारत और चीन के मध्य व्यापार होता था, जिसे 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान बंद कर दिया गया था। तो ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोप में 4 राजधानियों कैपिटल यानी जो कैपिटल्स हैं यूरोप महाद्वीप में से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो डेन्यू नदी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, डेन्यू यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण पश्चिम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर काला सागर में गिरती है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है ये काला सागर हो जाएगा। और यह यूरोप के 4 जो देश उनकी राजधानी है वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड से प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित देशों में से कौन खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो प्रश्नकाल के दौरान इसमें फ्रांस ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। परंतु वर्तमान की अगर दृष्टि से देखें तो यूरोप में स्पेन एक ऐसा देश है जो अपने यहाँ फल और सब्जियाँ अपने यहाँ जो उपभोग होता है स्पेन के अंदर उससे 2 गुना जो है उत्पादन करता है। जबकि आयरलैंड भी खाद्यान्न उत्पादन में अभी एक आत्मनिर्भर देश है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार उस समय इसमें बी ऑप्शन इन फ्रांस सही हो जाएगा। हालांकि वर्तमान में भी फ्रांस जो है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का उद्घाटन सत्र हुआ तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष थे। परंतु संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से कौन सा भाग पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? तो BR मेहता ये भारतीय पंचायती राज के शिल्पकार कहे जाते हैं। BR मेहता यानी बलवंत राय मेहता 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें 3 स्तर पर पंचायती राज का वर्गीकरण किया। इसमें पहला था ग्राम स्तर, क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक स्तर और जिला पंचायत जिला स्तर। तो तहसील स्तर इसमें शामिल नहीं है। और दोस्तों यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि अशोक मेहता के द्वारा 1977-78 के दौरान जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उन्हें द्विस्तरीय पंचायती राज की बात की थी। हालांकि इनकी अनुशंसाओं को जो है स्वीकारा नहीं गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संघीय प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही शक्तियों का पृथक्करण है? अगला दिया है शक्तियों का बंटवारा, इधर शक्तियों का बंटवारा दिया है और इधर शक्तियों का पृथक्करण दिया है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व है तथा लिखित संविधान। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। क्योंकि भारत में शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया है। शक्तियों का पृथक्करण ये अमेरिका जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से संचालित देश है वहाँ पर लागू है। तो शक्तियों का बंटवारा है। दूसरा हो जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका है। हमारे देश का जो सर्वोच्च जुडिशरी सिस्टम है वह स्वतंत्र है। और लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो भारत का है। आकार की दृष्टि से देखें, हालांकि अगर प्राचीनतम लिखित संविधान देखें तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर उचित कार्रवाई करने की मूल जिम्मेदारी निहित है। तो इस संसद ऑप्शन सी
राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक ये कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से जुड़ा होता है, जो उसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में निदेशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो इस सॉफ्टवेयर जो उद्योग है इसे निदेशित कोर इंडस्ट्रीज में सम्मिलित नहीं किया जाता। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सा एक लघु बचत योजनाओं से संबंधित नहीं है? तो सार्वजनिक क्षेत्र बैंक बचत खाता ये लघु बचत योजनाओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा वर्तमान में जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उनमें प्रश्न वन लाइनर के बजाय कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कथन, कारण और निष्कर्ष से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 2015 के लिए ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की दुनिया में विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो वर्तमान में 2025 का डाटा हम देखेंगे। प्रश्नकाल के दौरान ये ऑप्शन सी में राइट था, लेकिन वर्तमान में इन कंपनियों की संख्या 9 है। तो 2025 में ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की सूची में भारत की 9 बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इसमें सबसे प्रमुख है, आपसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसे 88वां नंबर दिया गया है। जबकि LIC भारतीय जीवन बीमा निगम इसे 95वां स्थान दिया है। इसके साथ ही SBI भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसे 163वां स्थान दिया। तो वर्तमान में 9 भारतीय कंपनियां विश्व की जो ग्लोबल फॉर्च्यून 500 जो कंपनी है उनमें शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेल रत्न पुरस्कार 2015 के लिए किसके नाम की संस्तुति की गई? तो 2015 में ये पुरस्कार सानिया मिर्जा को दिया गया था, लेकिन अगर 2025 में इस पुरस्कार के बाद देखें तो डी गुकेश को दिया गया है। और हरमनप्रीत जो हॉकी खेल से संबंधित है, हरमनप्रीत को दिया गया है। और प्रवीण कुमार जो पैरालंपिक में प्रवीण कुमार, इन्हें खेल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न हमने जो हल किया है ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 2015 में प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे। इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। अगर वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया हो, इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।